तुम्हें पता है, कल्याण ने रुद्र की ओर झुकते हुए कहा, मैंने एक बार किंग रैंकर्स की एक बटालियन का सामना किया था। मैंने बिना पसीना बहाए उन सबको खत्म कर दिया था। रुद्र ने भौहें चढ़ाई। सच में? एक बटालियन? खैर, कल्याण ने मुस्कुराते हुए माना, हो सकता है कि वो एक स्क्वाड रही हो और शायद मुझे थोड़ा पसीना भी आया हो, लेकिन बात यह है कि हमेशा कुछ और हासिल करने के लिए होता है। माधव ने नाक सिकोड़ी। उसे तुम्हें बेवकूफ न बनाने देना, रुद्र। उसे बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत है। और तुम्हें नहीं? कल्याण ने हंसते हुए पलटकर जवाब दिया। मजाक मस्ती जारी रही। परिवार की दोस्ती ने कमरे को गर्माहट से भर दिया। यहां वर्मा एस्टेट की सुरक्षा में वो ग्रैंड मास्टर या उद्धारकर्ता नहीं था। वो बस रुद्र था, अपने परिवार से घिरा हुआ, जो उसकी उपलब्धियों से परे उसकी परवाह करते थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, रुद्र खुद को बगीचे में अकेला बैठा पाया। तारे चमक रहे थे, आसमान के विशाल विस्तार में बिखरे हुए थे। वो ठंडी घास पर पीछे झुक गया, हाथ सिर के पीछे रखे, शांति को खुद पर हावी होने दिया। मीरा आई। उसकी उपस्थिति हवा की तरह कोमल थी। वो उसके बगल में बैठ गई। कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। तुम आज ज्यादा शांत हो, उसने आखिरकार कहा। रुद्र धीरे से हंसा। बस सोच रहा हूं। मैंने जो किया है उसके बारे में इतनी बातें होने के बावजूद मुझे यकीन नहीं है कि आगे क्या होगा। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे के भाव पढ़े नहीं जा रहे थे। भविष्य की यही बात है, रुद्र। ये लिखा हुआ नहीं है और इसे आकार देना तुम्हारे हाथ में है। उसने अपना सिर घुमाकर उसे देखा। उसकी आवाज में नरमी से हैरान नहीं हुआ। कोई दबाव नहीं, है ना? उसने मजाक किया। बिल्कुल नहीं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बस इतना जान लो कि तुम जो भी फैसला करोगे, हम यहां हैं। तुम्हें इसका अकेले सामना नहीं करना है। रुद्र की मुस्कान कुछ ज्यादा सच्ची मुस्कान में बदल गई। थैंक्स, मां। जब वे आराम से चुपचाप बैठे थे तो डाइनिंग हॉल से हंसी की हल्की आवाज बगीचे में आ रही थी, जो इस बात की याद दिला रही थी कि दुनिया उसके सामने चाहे जो भी मुश्किलें लाए, उसके पास एक ऐसी जगह थी जिसे वो अपना घर कह सकता था, ये जानते हुए कि यहां दुनिया के इस शांत कोने में उसे कोई छू नहीं सकता। सुबह की पहली किरणें रुद्र वर्मा के कमरे के भारी पर्दों से छनकर आ रही थी। उनकी सुनहरी रोशनी उसके बिस्तर के किनारों पर पड़ रही थी। सूरज की गर्मी एक नरम, सुकून देने वाली गर्माहट थी, मानो खुद दुनिया ने इस दिन के महत्व को मान लिया हो। रुद्र चादर के नीचे हिला। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक पल के लिए वो चुपचाप लेटा रहा, सुबह की शांति का आनंद ले रहा था। आने वाले दिन का बोझ अजीब तरह से दूर लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उसने पहले ही दूसरों की उम्मीदों को पार कर लिया था। आज बस एक औपचारिकता थी। एकेडमी का ग्रेजुएशन सेरेमनी, एक ऐसी प्रक्रिया जो उसके और उसके साथियों के लिए सिर्फ एक मामूली रस्म बन गई थी। अपना सिर थोड़ा घुमाकर उसने अपनी मां मीरा वर्मा को खिड़की के पास खड़े देखा। उनके गहरे लाल बाल सुबह की रोशनी में चमक रहे थे और उनकी शांत मौजूदगी से कमरा भर गया था। उनके हाव भाव में एक गरिमा थी, एक शाही अंदाज जो उनके अंदर के शांत तूफान से मेल खाता था। हमेशा की तरह वो उसके जागने से बहुत पहले ही जाग चुकी थी। ये आदत सालों तक दुनिया की ताकतवर हस्ती होने से बनी थी। गुड मॉर्निंग, मां, रुद्र ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें गर्माहट थी। मीरा उसकी तरफ मुड़ी। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में समझ की इतनी गहराई थी जो बहुत कम लोगों में होती है। गुड मॉर्निंग बेटे, मुझे यकीन है कि तुम आने वाले दिन के लिए तैयार हो। रुद्र ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे शक है कि अब यहां सीखने के लिए ज्यादा कुछ बचा है। एकेडमी मुझे और कुछ नहीं दे सकती। वो रुका। उसकी नजरें पल भर के लिए खिड़की पर गई।
जहां एकेडमी की दूर की परछाई दिख रही थी। मैं अगला कदम उठाने के लिए तैयार हूं। मीरा की मुस्कान और गहरी हो गई। अपने बेटे के लिए उनका गर्व साफ दिख रहा था, लेकिन उन्होंने उसे सावधानी से छिपा रखा था। हां, तुम हो। तुमने पहले ही सभी उम्मीदों को पार कर लिया है, जितना हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था। उनकी आवाज नरम हो गई। मैं ये पक्का करूंगी कि तुम सुरक्षित रहो, हमेशा की तरह। लेकिन याद रखना रुद्र, जहां तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें कुछ सीखने को नहीं है, वहां भी तुम्हारे लिए चुनौतियां इंतजार कर रही है। रुद्र ने अपनी मां को शांत सम्मान से देखा। मुझे पता है मां। उसके शब्दों में एक हल्की सी गंभीरता थी, जैसे कि वे उसके अंदर हुए बदलावों की पुष्टि कर रहे हों। मीरा ने समझदारी से सिर हिलाया। वो उसके शब्दों के पीछे का मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। तेजी से उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हवा में एक सहज अभ्यास किया हुआ इशारा करते हुए। कमरा हिल गया। रंग पानी की तरह लहरों की तरह फैले, और एक पल में रुद्र और मीरा एकेडमी के बड़े आंगन में खड़े थे। एकेडमी का इलाका। एकेडमी के बड़े पत्थर के गेट सामने दिखाई दे रहे थे। उनकी मौजूदगी प्रभावशाली और शाही थी। जैसे ही वे एकेडमी के इलाके के बीच में पहुंचे, रुद्र को इतिहास और परंपरा का जाना पहचाना बोझ अपने ऊपर महसूस हुआ। आंगन छात्रों से भरा हुआ था, जो इधर उधर घूम रहे थे। उनकी बातचीत धीमी थी और उनमें उत्सुकता भरी थी। लेकिन जैसे ही रुद्र ने एंट्री की, आंगन में सन्नाटा छा गया। वो सिर्फ दो महान हस्तियों का बेटा नहीं था, वो खुद में एक ताकत था। उसकी मौजूदगी ही ध्यान खींचती थी। उसके आसपास की हवा भी उसकी मर्जी के हिसाब से चलती हुई लग रही थी। और उसके पीछे हमेशा की तरह मीरा खड़ी थी। हालांकि उसने अपनी मौजूदगी कम रखी थी, परछाइयों से देख रही थी। उसकी नजरें तेज और हमेशा चौकस थी। रुद्र के साथी पहले ही इकट्ठा हो गए थे, शांत गंभीरता के साथ एक साथ खड़े थे। द 10 स्टार्स, जैसा कि अब उन्हें जाना जाता था, इंतजार कर रहे थे। वे उसकी ताकत का दिल थे, वफादार, अटल और उन मुश्किलों से गुजरकर बने थे जो रुद्र ने खुद झेली थी। हालांकि बाहरी दुनिया के लिए वे सिर्फ उसके साथी थे, रुद्र जानता था कि वे उससे कहीं ज्यादा थे। वे उसकी रीढ़ की हड्डी थे। उनमें से हर कोई नरक से गुजरकर और उससे ज्यादा मजबूत होकर निकला था। उसकी नजरें उन पर घूमी, उनकी मुद्राओं को देखा। शशांक मेनन, लक्ष्य अय्यर, मोहन अय्यर, राघव मेनन, विभा नायर, ईशा मेहता, देविका शर्मा, अर्जुन देसाई, चिराग मेनन और मनीष शर्मा, उनमें से हर कोई सीधा खड़ा था। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प और उम्मीद का मिलाजुला भाव था। उन्होंने ग्रेजुएशन की जरूरतें पहले ही पूरी कर ली थी। उनकी ताकत एकेडमी के ज्यादातर लोगों से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वे दुश्मन नहीं, बल्कि बराबर के तौर पर खड़े थे। तो तैयार हो? रुद्र की आवाज ने खामोशी को तोड़ा, जिसमें एक शांत अधिकार था। सहमत होने की हल्की आवाज आई। 10 सितारों ने एक साथ सिर हिलाया। उनके चेहरे आत्मविश्वास से भरे थे। हालांकि रुद्र की शांत ताकत के लिए उनके मन में थोड़ी तारीफ उनके आंखों में देखी जा सकती थी। वे उसके साथ, उसके नीचे और उसके लिए लड़े थे, और उन्होंने उसके अंदर की ताकत देखी थी, एक ऐसी छिपी हुई क्षमता जिसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया था। चलो इसे खत्म करते हैं, विभा नायर ने कहा। उसका लहजा हमेशा की तरह ठंडा था, लेकिन उसमें थोड़ी इज्जत थी। भरत सिंह, तन्वी शर्मा और स्टॉर्म ब्रदर्स पास ही थे। वे पहले ही उनके साथ शामिल होने के लिए इकट्ठा हो गए थे। हालांकि तन्वी और भरत दोनों रुद्र के साथी थे, जो खुद भी बहुत ताकतवर थे। इस ग्रुप में कुछ अलग था, कुछ ज्यादा पारिवारिक। तन्वी अपनी असाधारण काबिलियत और रैंक के बावजूद एक शांत दर्शक बनी रही। उसके विचार उसकी खामोशी के पीछे छिपे थे। वो कभी दूसरों के करीब नहीं रही थी, और हमेशा की तरह वो योद्धाओं की इस भीड़ में
खुद को अलग थलग महसूस कर रही थी। दूसरी ओर भरत ज्यादा आराम से खड़ा था। उसके चौड़े कंधे हल्के से रुद्र की ओर झुके हुए थे, जैसे वे एक दूसरे को सालों से जानते हों। उनका रिश्ता, जो लड़ाइयों और सहन शक्ति की परीक्षाओं से बना था, उसे नकारा नहीं जा सकता था। और स्टॉर्म ब्रदर्स, भास्कर राव और रजत कपूर उसी शांत ताकत के साथ एक साथ खड़े थे। उनकी गहरी आंखें अनुभवी योद्धाओं की तरह चौकस निगाहों से आसपास का जायजा ले रही थी। रुद्र, भरत ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी ताकत के लिए इज्जत से भरी हुई थी। तो ये है ना, ग्रेजुएशन का दिन। ऐसा लगता है जैसे हम इस पल का जिंदगी भर से इंतजार कर रहे थे। रुद्र के होंठ हल्के से मुस्कान में मुड़े, हालांकि ये मजेदार से ज्यादा सोचने वाली मुस्कान थी। ये एक चैप्टर के खत्म होने जैसा लगता है। भरत, मुझे यकीन नहीं है कि हमारे लिए यहां कुछ बचा है। केशव अय्यर, वाइस प्रेसिडेंट का छोटा भाई, आंगन के दूसरे छोर पर खड़ा था। उसकी पैनी नजरें इकट्ठा हुए ग्रुप पर टिकी थी। वो एक वैम्पायर था, जैसा कि तन्वी थी, हालांकि उसकी मौजूदगी में एक ऐसा असर था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यहां किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं थी, न कोई लिखित परीक्षा, नहीं हुनर का कोई टेस्ट। केशव को उनकी काबिलियत जानने के लिए बस उनमें से हर एक की आभा महसूस करने की जरूरत थी। आप सब इस रोल के लिए बिल्कुल सही लगते हैं, केशव ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज मुलायम मखमल जैसी थी। उसकी आंखें उस ग्रुप पर ऐसे घूमी जैसे उसने अनगिनत टैलेंट को ऊपर उठते और गिरते देखा हो। तुम्हारी आभा साफ पहचानी जा सकती है। एसएस रैंक, तुम सब। रुद्र वर्मा ने उससे नजरें मिलाई। हम यहां ग्रेजुएट होने आए हैं, तुम जानते हो केशव। हमें आम प्रक्रियाओं में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तुम इसे महसूस कर सकते हो। केशव के होठों पर हल्की मुस्कान आई। हां, सच में, एकेडमी के पास तुम्हें सिखाने के लिए अब कुछ नहीं है। जो ज्ञान तुम अब चाहते हो, वो इन दीवारों के बाहर है। वो एक तरफ हट गया और दूर दिख रहे बड़े दरवाजों की ओर इशारा किया। जाओ, तुमने ये कमाया है। जैसे ही ग्रुप जाने लगा, रुद्र का ध्यान कुछ देर के लिए तन्वी शर्मा पर गया। वो जानता था कि उसके मन में कुछ हिचकिचाहट थी। उसका घमंड हमेशा उसे दूसरों से दूर रखता था, लेकिन आज शायद वो समझ जाएगी कि उनके साथ खड़े होने का असली मतलब क्या है। सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट की शिष्या के तौर पर नहीं, बल्कि एक बराबर के तौर पर। बाकियों ने एक दूसरे को देखा। उनकी दोस्ती बिना शब्दों के भी साफ दिख रही थी। लेकिन तन्वी, वो चुप रही। हमेशा उसकी चुप्पी एक ढाल की तरह थी, जो समय के साथ बनी थी। वो अभी भी इस दुनिया में अपनी जगह समझने की कोशिश कर रही थी, और रुद्र वो आईना था जो उसे दिखाता था कि वो उससे कितना आगे निकल गया है। अब ये घमंड की बात नहीं थी, ये बस उनकी स्थिति की सच्चाई थी। चिराग मेनन उनके बीच खड़ा था, हमेशा की तरह चुप्पी का प्रतीक। उसकी मौजूदगी एक शांत लेकिन शक्तिशाली ताकत थी, बिना कही, लेकिन जिसे नकारा नहीं जा सकता था। उसकी नजरें कुछ पलों के लिए रुद्र पर गई। उसकी आंखों में पहचान की एक झलक थी। फिर भी उसके होंठ बंद रहे, कोई भावना जाहिर नहीं हुई। उनके बीच कोई बात नहीं हुई, और न ही उसकी जरूरत थी। रुद्र चिराग के चारों ओर फैली हुई साफ आभा को महसूस कर सकता था। एक लगभग दम घोंटने वाली तीव्रता, जो शक्ति और मकसद की फुसफुसाहट थी। सच्चाई उसके सामने साफ थी, दिन की तरह साफ। उस आदमी का मास्टर रैंक के शिखर तक पहुंचना उसकी अनोखी क्षमता, सोल कलेक्टर, से हुआ था। रुद्र ने अपनी सर्वदेखने वाली आंखों की समझ से उस परेशान करने वाली सच्चाई को देखा था। अनगिनत आत्माएं, जिन्हें चिराग ने अपनी भयानक कैद के दौरान इकट्ठा किया था, हर एक ने उसे उसके रास्ते पर और आगे बढ़ाया था, उसे उसकी मौजूदा स्थिति तक पहुंचाया था। फिर भी उन आत्माओं के बोझ के बावजूद चिराग का चेहरा पत्थर की तरह अटल रहा।
पछतावे का कोई निशान नहीं था, जीत का कोई संकेत नहीं था, दुख की कोई झलक नहीं थी। बस अपनी तरक्की की एक अटूट शांत स्वीकृति थी। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए चुकाई गई कीमत की एक खामोश स्वीकार्यता थी। अपनी खामोशी में उसने बिना एक भी शब्द कहे सब कुछ कह दिया। जैसे ही वे गेट की ओर बढ़े, ग्रुप, रुद्र और उसके साथी भरत सिंह, तन्वी शर्मा, स्टॉर्म ब्रदर्स ने उस सामूहिक बोझ को महसूस किया जिसका वे सामना करने वाले थे। ग्रेजुएशन सिर्फ एक अकादमिक रस्म नहीं थी, ये एक नए रास्ते की शुरुआत थी। एक ऐसा रास्ता जहां उनकी किस्मत उनके अपने हाथों से गढ़ी जाएगी। और इसलिए वे आगे बढ़े, एकेडमी की दीवारों को पीछे छोड़कर। दुनिया उनका इंतजार कर रही थी और उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। जाने से पहले उनमें से हर किसी ने एक छोटा लेकिन सार्थक बातचीत की। अपना ख्याल रखना, रुद्र ने ग्रुप से कहा। हम कहीं भी जाएं, हमारे रास्ते हमेशा जुड़े रहेंगे। स्टॉर्म ब्रदर्स ने दिल से सलाम किया। जब तक हम दोबारा न मिले, रजत कपूर ने कहा। भरत ने सिर हिलाया। उसका हमेशा वाला आत्मविश्वास झलक रहा था। जब तुम जाओ तो हमें भूलना मत, रुद्र। तन्वी, ग्रुप से अलग खड़ी, ने बस उसे एक नजर देखा जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह गया। अलविदा कहने की कोई जरूरत नहीं थी। वो जानती थी कि ये अंत नहीं है। आखिरकार रुद्र एकेडमी के गेट पर अकेला खड़ा था। वो अपनी मां की मौजूदगी महसूस कर सकता था। उसकी इंद्रियों पर एक हल्का सा खिंचाव, हालांकि वो छिपी हुई थी। वो जाने ही वाला था कि हवा में एक हल्के से बदलाव ने उसका ध्यान खींचा। बिना मुड़े उसे पहले ही पता था कि कोई उसके पीछे है। हवा शांत हो गई। दुनिया ने अपनी सांस रोक ली जैसे ही एक अनजान आकृति अंधेरे से बाहर निकली। वर्मा रुद्र, आकृति ने कहा। उसकी आवाज धीमी और पहचानने योग्य थी। डीन तुमसे मिलना चाहते हैं। रुद्र धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। आकृति अंधेरे में ढकी हुई थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो जाना पहचाना लग रहा था। डीन, रुद्र ने हैरानी से एक भौं उठाई। रास्ता दिखाओ, रुद्र ने जवाब दिया। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। देवराज शर्मा के चैम्बर का माहौल भारी था, सालों और ज्ञान के बोझ से भरा हुआ। एक ऐसी जगह जो ऐसी जगह बनी थी जहां समय खुद पर सिमटता हुआ लगता था। कमरे की दीवारें रहस्यमयी प्रतीकों और पुरानी किताबों से भरी थी, जिनकी जिल्द उम्र के साथ फट गई थी। फिर भी उनमें अनगिनत पीढ़ियों का जमा ज्ञान भरा हुआ था। चमड़े, स्याही और पुरानी किताबों की हल्की खुशबू हवा में फैली हुई थी, जो जादू की हल्की गूंज के साथ मिल रही थी, जो ऐसे ज्ञान की मौजूदगी में हमेशा महसूस होती थी। देवराज शर्मा, जो एकेडमी के फैले हुए मैदानों को देखने वाली बड़ी खिड़की के पास खड़े थे, उन्होंने अपना ध्यान रुद्र वर्मा की ओर मोड़ा, जिनकी कमरे में मौजूदगी बहुत शांत लग रही थी, जैसे कि वह किसी ऐसी चीज के किनारे पर आ गए हों जो उनकी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी थी। डीन का चेहरा शांति का मुखौटा था, हालांकि उनकी आंखों में किसी ऐसे व्यक्ति की तेजी थी जिसने किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा देखा था। देवराज शर्मा, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने एकेडमी में अनगिनत छात्रों को ऊपर उठते और गिरते देखा था। आगे झुके, उनका हाव भाव सीधा लेकिन आरामदायक था, जैसे कि वह इस पल का आने से बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे। उनका भाव पढ़ा नहीं जा सकता था, फिर भी उसमें कुछ हल्की सी झलक थी। गर्व, सावधानी, शायद दोनों, शायद कुछ भी नहीं। रुद्र लंबा खड़ा था। उसकी मौजूदगी प्रभावशाली थी, फिर भी उसमें संयम का भाव था। शांत, स्थिर, लेकिन हमेशा देखता रहता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले ही इस जगह को पार कर चुका है और उसकी नजर में भविष्य छिपा हुआ था। और फिर भी वो यहां था, इस बातचीत में, किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर जो उम्र में बूढ़ा होने के बावजूद अभी भी ऐसी मौजूदगी रखता था जो समय के बहाव को रोक सकती थी।
तुम एक ऐसी दहलीज पर आ गए हो जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। पार करने की तो बात ही छोड़ो, ग्रैंड मास्टर। और फिर भी तुम्हारा रास्ता यहां खत्म नहीं होता, है ना? ये देवराज शर्मा ही थे जिन्होंने आखिरकार उनके बीच छाई भारी चुप्पी को तोड़ा। उनकी आवाज खामोशी को ऐसे काट रही थी जैसे तलवार परछाई को काटती है। उनकी आवाज चिकनी थी जैसे पॉलिश किया हुआ पत्थर, लेकिन उसमें एक धार थी, एक अनकही चुनौती। रुद्र उनके सामने बिना हिले खड़ा था। उसकी आंखें स्थिर थी। जो कोई भी उसकी यात्रा के महत्व को समझता था, उसके लिए यह साफ था कि यह सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि दिमागों की टक्कर थी। वो बहुत पहले ही एसएस रैंक पार कर चुका था। एकेडमी में कदम रखने से भी पहले उसकी काबिलियत अपने साथियों से कहीं ज्यादा थी, यहां तक कि उन लोगों से भी जो ग्रैंड मास्टर के रैंक तक पहुंच चुके थे। वो पहले ही ताकत की आम दुनिया के दरवाजों से आगे निकल चुका था, और अब इस सम्मानित हस्ती के सामने वो और ज्यादा की मांग कर रहा था। मैंने एसएस रैंक पार कर लिया है। मैं ग्रैंड मास्टर से भी आगे निकल गया हूं। मेरा रास्ता अब उन सीमाओं से तय नहीं होता जो ये जगह मुझ पर थोप सकती है। मैं बस उस रास्ते पर अपनी शर्तों पर चलने की आजादी चाहता हूं जो मेरे सामने है। देवराज शर्मा ने चुपचाप उसका अध्ययन किया। उनकी नजरें भेदने वाली थी, हालांकि उनका चेहरा हमेशा की तरह रहस्यमयी बना हुआ था। रुद्र की बातों की सच्चाई हवा में भारी लग रही थी, और डीन ने धीरे से डेस्क पर उंगलियां थपथपाई जैसे ही वो अपने जवाब के बारे में सोच रहे थे। सच में, तुम्हारे इन हॉलों में कदम रखने से पहले ही तुम्हारी क्षमता उस चीज से कहीं ज्यादा थी जिसे बहुत से लोग इंसानी ताकत की चोटी मानते हैं। ग्रैंड मास्टर, एसएस रैंक, ये सब तुम्हारे लिए सिर्फ सीढ़ियां हैं, लेकिन अपनी ताकत को अपनी कीमत का एकमात्र पैमाना मत समझना। रुद्र, ताकत की जानी मानी सीमाओं को पार करने के साथ एक जिम्मेदारी आती है, एक बोझ जिसे उठाने के लिए कुछ ही लोग तैयार होते हैं। उनकी आवाज अब जानबूझकर थी। हर शब्द अर्थ से भरा हुआ था, जैसे कि वो ऐसी समझ दे रहे हों जो सिर्फ दूसरों को गढ़ने में बिताए गए जीवन से ही आ सकती है। सिर्फ अपने विरोधियों को हराने की ताकत होना ही काफी नहीं है। नहीं, असली चुनौती उस ताकत से परे की दुनिया को समझने में है जिसका तुम इस्तेमाल करते हो। ऊपर उठना, सच में ऊपर उठना, अपने कामों की कीमत को समझना है, तुम्हारे हर फैसले के नतीजों को समझना है। तुम्हें यह सीखना होगा कि बिना समझ के ताकत बिना चूल्हे की आग की तरह है। ये हर उस चीज को जला देती है जिसे ये छूती है, लेकिन पीछे कुछ भी कीमती नहीं छोड़ती। रुद्र का चेहरा शांत रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके विचार घूम रहे थे। उसने अपने परिवार से, खासकर अपनी मां मीरा वर्मा और अपने दादा कल्याण वर्मा से ऐसे ही सबक सुने थे। फिर भी देवराज शर्मा की बातों ने दिल को छू लिया। ये याद दिलाया कि कोई कितना भी ऊंचा चढ़ जाए, सीखने के लिए हमेशा और भी बहुत कुछ होता है। मुझे अपनी ताकत के साथ आने वाली जिम्मेदारी का एहसास है। मैंने जिन लड़ाइयों का सामना किया है, जिन लोगों से मिला हूं, जो गठबंधन बनाए और तोड़े हैं, उनमें मैंने ताकत के नतीजे देखे हैं। लेकिन जिस रास्ते पर मैं चलता हूं, वो मेरा अपना है। इसे परंपरा की बेड़ियों या उन लोगों की सीमाओं से परिभाषित नहीं किया जा सकता जो उस चीज से डरते हैं जिसे वे कंट्रोल नहीं कर सकते। देवराज शर्मा के होंठ हल्के से मुस्कुराए, एक रहस्यमयी, लगभग न दिखने वाली मुस्कान। वो शायद ही कभी किसी बात पर सहमति दिखाते थे, लेकिन रुद्र की बातों ने सही असर किया था। उनके सामने उस नौजवान में अपनी किस्मत खुद बनाने की इच्छा थी, और डीन इस बात को माने बिना नहीं रह सके। हां, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हें ही उस पर चलना है, लेकिन सावधान रहना रुद्र। जिस रास्ते पर तुम जाना चाहते हो वो अंधेरों से भरा है, और भले ही तुम एसएस रैंक को पार कर चुके हो, लेकिन ऐसी शक्तियां हैं जो सिर्फ इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सबसे महान लोग भी लड़खड़ा सकते हैं।
जहां तुम्हारी अपनी कमजोरियों का फायदा वे लोग उठा सकते हैं जिनके पास समय, सब्र और चालाकी के अलावा कुछ नहीं है। वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई, जैसे वो भौतिक दुनिया से परे खुद समय की विशालता में देख रहा हो। मैं जानता हूं कि तुम क्या कर सकते हो, रुद्र। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी काबिलियत, ये बात कोई नकार नहीं सकता। लेकिन ये याद रखना, तुम अब यहां सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, तुम एक ऐसी ताकत हो जो दुनिया को आकार देगी। और इसके लिए तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि जो लोग अमरता और नश्वरता के बीच की रेखा पर चलते हैं, उन्हें ऐसी ताकतों का सामना करना पड़ता है जो उनकी समझ से परे होती है। तुमने जिन राक्षसों से लड़ाई लड़ी है, जो लड़ाइयां तुमने जीती है, वे तो बस एक शुरुआत है। असली इम्तिहान जो तुम्हें परिभाषित करेंगे, वे अभी आने बाकी है। देवराज शर्मा के शब्दों का बोझ हवा में लटका हुआ था, एक भारी याद दिला रहा था कि ताकत एक बार मिल जाने के बाद आशीर्वाद के साथ साथ अभिशाप भी हो सकती है। रुद्र ये सब अच्छी तरह समझता था, लेकिन वो डरा नहीं। उसने उस अंधेरे से समझौता कर लिया था जो क्षितिज के ठीक परे मंडरा रहा था। मुझे इस बात का डर नहीं है कि आगे क्या है। मैंने पहले ही ऐसी चुनौतियों का सामना किया है जो ज्यादातर लोगों को तोड़ देती, और मैं उनसे और मजबूत होकर निकला हूं। मैं यहां और ज्यादा सबक या शिक्षा के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां अपने रास्ते खुद बनाने की आजादी मांगने आया हूं। एक ठहराव था, एक खामोशी जो उनके बीच एक अनंत काल की तरह फैल गई। समाप्त। डीन का चेहरा थोड़ा नरम हुआ। ये उस नौजवान के पक्के इरादे की हल्की लेकिन साफ पहचान थी। फिर देवराज शर्मा के होंठ खुले और उन्होंने कहा, तो ग्रेजुएट होना तुम्हारा हक है, लेकिन ये जान लो रुद्र, जिंदगी में कोई सच्ची ग्रेजुएशन नहीं होती। हमेशा चुनौतियां होंगी, हमेशा संघर्ष होंगे, और तुम्हारे चुने हुए रास्तों के लिए हमेशा कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी ग्रेजुएशन तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। वो रुके, शब्दों को हवा में घुलने दिया। दुनिया को, रुद्र, तुम्हारी सेवा की जरूरत तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा जल्दी पड़ेगी। इस पर रुद्र की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। शब्दों में कुछ अशुभ छिपा था, एक ऐसा बोझ जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। क्यों? उसने पूछा। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन दिमाग तेजी से चल रहा था। दुनिया को मेरी मदद की जरूरत क्यों होगी? देवराज शर्मा की मुस्कान बनी रही, लेकिन वो उनकी आंखों तक नहीं पहुंची। इसके बजाय उनकी नजर में कुछ और रहस्यमय था, जैसे कि वो ऐसी बातों के बारे में बात कर रहे थे जो इतनी खतरनाक, इतनी दूरगामी थी कि उन्हें बताया नहीं जा सकता था। तुम्हें समय आने पर बताया जाएगा। बस इतना जान लो कि तुम अकेले इतने टैलेंटेड या अजीब नहीं हो। घमंडी मत बनना, वरना जब दुनिया तुम्हें बुलाएगी तो तुम गिर सकते हो। इस बार डीन की आवाज ज्यादा भारी लगी। रुद्र हवा में एक अनकहा बोझ महसूस कर सकता था, एक पक्का एहसास कि देवराज शर्मा के पास एक ऐसा काम था जो सिर्फ उसी के लिए था, कुछ ऐसा जो सिर्फ वही कर सकता था। फिर भी इस विचार ने उसके अंदर एक शांत टकराव पैदा कर दिया। उसके जैसा ग्रैंडमास्टर रैंकर ऐसा क्या हासिल कर सकता था जो डीन जैसे इतने ताकतवर इंसान की पहुंच से बाहर हो? जाओ रुद्र, लेकिन याद रखना, जो ज्ञान चाहते हैं उनके लिए एकेडमी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तुम अब स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन अगर तुम कभी वापस आना चाहो तो तुम्हारा हमेशा स्वागत होगा। रुद्र ने सिर हिलाया। यह कृतज्ञता का एक शांत लेकिन सच्चा इशारा था। इसके बाद शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। देवराज शर्मा को आखिरी बार देखकर रुद्र मुड़ा और दरवाजे की ओर चल दिया। धन्यवाद डीन, मैं आपके शब्दों को याद रखूंगा। उसका दिमाग विचारों का तूफान था। उसका दिल भविष्य के बोझ से भारी था जो उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, देवराज शर्मा उसे जाते हुए देखते रहे। उनके होठों पर हल्की
लेकिन समझदारी भरी मुस्कान थी। हलचल भरे महल में वह दिन आ गया था जहां खिड़कियों से सूरज की किरणें चमक रही थी और पॉलिश किए हुए लकड़ी के फर्श पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। यह सुबह का समय था, लेकिन रुद्र वर्मा के घर की दीवारों के अंदर बड़े मौके की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। आज का दिन बहुत खास था। एक ऐसा दिन जो न सिर्फ समय बीतने का प्रतीक था, बल्कि एक ऐसे नौजवान की जिंदगी में एक बड़े बदलाव का भी प्रतीक था, जिसने 2 जिंदगी जी थी। उसका परिवार, असली और चुना हुआ, दोनों ही उसके 16वें जन्मदिन की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। एक ऐसा जश्न जो सिर्फ एक साधारण पड़ाव से कहीं ज्यादा था। ये उस जिंदगी का सबूत था जो वो अब जी रहा था, जो मकसद, प्यार और महत्वाकांक्षा से भरी थी। रुद्र विशाल डाइनिंग रूम में बैठा था। उसकी पीठ सजी हुई कुर्सी से टिकी थी, हाथ सामने मुड़े हुए थे और वो दूर कहीं देख रहा था। उसे सोचने के इन पलों की आदत हो गई थी, जहां वो खुद को अपने विचारों की गहराई में खोया हुआ पाता था। उसकी पिछली जिंदगी एक दूर की याद की तरह लगती थी, एक बुरा सपना जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था। उसका परिवार, उसके दोस्त, उसका भविष्य। उस जिंदगी में उसने एक बेपरवाह दुनिया से लड़ाई लड़ी थी, खुद को अपनी सीमाओं तक धकेला था। फिर भी उसे वो सफलता या खुशी नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। वो एक अनाथ था, जिस पर भरोसा करने वाला कोई नहीं था, बचाने वाला कोई नहीं था। वो अकेला था। लेकिन अब इस नई जिंदगी में उसके पास वो सब कुछ था जिसकी उसने कभी तमन्ना की थी। एक परिवार, साथी, एक मकसद, एक सिर्फ जिंदा रहने वाले से एक ऐसे इंसान में बदलना जिसकी जड़ें हों, जिसके पास प्यार हो, जिसके पास लड़ने लायक कुछ हो। यही उसके पुनर्जन्म का सार था। उसकी मां मीरा वर्मा, एक बहुत शक्तिशाली और खूबसूरत महिला, ने उसे जन्म दिया और पाला पोसा। उसे एक ऐसी नींव दी जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसके दादा कल्याण वर्मा, एक महान हस्ती, ने उसे अपनी छत्र छाया में लिया। उसे लड़ाई की कला नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी जगह समझने का महत्व सिखाया। और फिर दूसरे लोग थे, वे जिन्होंने उसके साथ लड़ाई लड़ी थी और उसके सबसे करीबी साथी बन गए थे। उसके अधीनस्थ, उसके दोस्त, वे जिनकी वो किसी भी कीमत पर रक्षा करेगा। अपने घर की गर्माहट में वो उनके प्यार और देखभाल का एहसास कर सकता था। एक अनकहा वादा कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। ये एक ऐसा एहसास था जो उसकी पिछली जिंदगी में उसके लिए अनजान था। वो हमेशा अकेला रहा था, एक ऐसी दुनिया में सिर्फ एक परछाई, जिसे उसके संघर्षों की कोई परवाह नहीं थी। एक नरम, मधुर आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा। रुद्र, प्यारे, क्या तुम फिर से सोच में खो गए हो? रुद्र ने अपना सिर घुमाया, मुस्कुराते हुए, जब उसकी मां कमरे में आई। मीरा वर्मा, एलिमेंटल क्वीन, एक प्रभावशाली हस्ती थी। उनकी मौजूदगी जबरदस्त थी। फिर भी जब बात उनके परिवार की आती थी, तो उनके व्यवहार में एक ऐसी कोमलता थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। वो एक ऐसी महिला थी जिनके पास बेहिसाब शक्ति थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी कोमलता थी जो सिर्फ उनके लिए थी जिन्हें वह प्यार करती थी। बस सोच रहा था, रुद्र ने जवाब दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक खास गहराई थी कि मैं कितनी दूर आ गया हूं और कितना कुछ बदल गया है। मीरा की आंखें नरम हो गई जब वो उसके पास आई और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तुम बहुत बड़े हो गए हो, रुद्र। उस लड़के से जो सिर्फ प्यारा था और जिसे पढ़ना और लकड़ी की तलवार चलाना पसंद था, उस आदमी तक जो तुम आज बन गए हो। ये जन्मदिन सिर्फ एक और साल नहीं है, ये उन सभी चीजों का जश्न है जो तुमने हासिल की है और जो तुम आगे भी हासिल करते रहोगे। रुद्र के विचार उसके पुनर्जन्म के दिन पर वापस चले गए, जिस दिन उसने एक नई दुनिया में आंखें खोली थी, संभावनाओं से भरी दुनिया। उसकी पिछली जिंदगी की यादें, दर्द
और अकेलेपन की यादें अब सिर्फ एक गुजरती हुई परछाई जैसी लग रही थी। एक पिछली जिंदगी जिसका अब उस पर कोई हक नहीं था। लेकिन कुछ पल ऐसे भी होते थे, ऐसे शांत पल जहां उसके अतीत का बोझ महसूस होता था, उसे उस आदमी की याद दिलाता था जो वो था, और उस परिवार की जिसे वो कभी नहीं जान पाया था। कभी कभी रुद्र ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि क्या मैंने ये सब कमाया है, प्यार, देखभाल, जो जिंदगी मेरे पास अब है, ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मीरा मुस्कुराई, एक कोमल, समझदारी भरी मुस्कान। तुमने ये सब कमाया है, तुमने इसके लिए दिल और जान से लड़ाई लड़ी और ट्रेनिंग की है, और अब हम तुम्हें सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ तुम्हारी उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान के लिए जो तुम बन गए हो। बिजली के देवता के नाम से जाने जाने वाले वो आदमी ऐसे थे जिनकी मौजूदगी ही सम्मान दिलाती थी। उनकी बात जैसी तेज नजरें रुद्र पर पड़ने से पहले पूरे कमरे का जायजा ले रही थी। जैसे ही वो अपने पोते के पास पहुंचे, उनका गंभीर चेहरा थोड़ा नरम हो गया। तुमने बहुत अच्छा किया, रुद्र, कल्याण ने कहा। उनकी आवाज गहरी और भारी थी। ये जन्मदिन इस बात की याद दिलाता है कि तुम कितनी दूर आ गए हो, उस नासमझ मासूम लड़के से जिसे मैंने कभी देखा था, उस आदमी तक जो तुम अब हो। लेकिन ये याद रखना, ये सिर्फ सफर के बारे में नहीं है, ये उन फैसलों के बारे में है जो तुम आगे चलकर लोगे। रुद्र ने अपने दादाजी की बातें सुनते हुए सिर हिलाया। कल्याण फालतू की बातों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनकी समझदारी कुछ ऐसी थी जिसे रुद्र बहुत पसंद करता था। पार्टी की बात करें तो, मीरा वर्मा ने कहा। उनकी आवाज थोड़ी हल्की हो गई। मुझे लगता है कि हमें इसे सच में खास बनाना चाहिए। तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है, रुद्र। ये दिन ये दिखाना चाहिए कि तुम हमारे लिए कितने मायने रखते हो। रुद्र हल्के से मुस्कुराया। उसकी नजर पहले से तैयार हो रही सजी धजी सजावट पर गई। बड़े हॉल को हर रंग के फूलों, चमकते रिबन और क्रिस्टल झूमरों से सजाया गया था, जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। ये साफ था कि उसके परिवार ने उसके खास दिन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे कुछ भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं चाहिए, उसने विनम्रता से जवाब दिया। बस उन लोगों के साथ एक शांत माहौल में मिलना जुलना जिनकी मुझे परवाह है। तुम एक शांत माहौल से ज्यादा के हकदार हो, उसकी मां ने जोर दिया। ये तुम्हारा पल है, रुद्र। तुम्हारी यात्रा लंबी और कठिन रही है, और अब तुम्हारा एक ऐसा भविष्य है जो पूरी तरह तुम्हारा है। एक ऐसा भविष्य जिसमें तुम्हारे साथ खड़े लोग होंगे। जैसे ही कल्याण वर्मा बोले, मीरा के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसकी पन्ना जैसी आंखें रुद्र पर टिकी थी, जिसमें एक मां का अटूट प्यार झलक रहा था। उसकी नजर में स्नेह गहरा था, एक शांत लेकिन शक्तिशाली याद दिला रहा था उस बंधन की जिसे उसने उस दिन से संजो कर रखा था जब वो उसे दुनिया में लाई थी। इसके साथ ही वो कमरे से बाहर चली गई। उसके कदमों की आवाज हॉलवे में गूंज रही थी। कल्याण थोड़ी देर और रुके। उनकी तेज नजरें रुद्र से मिली। उनकी आंखों में एक अनकहा गर्व था, जिसे रुद्र पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन महसूस जरूर किया। 16 साल के हो गए, है ना? कल्याण ने सोचा, अपने हाथ बांधते हुए। तुमने पहले ही ज्यादातर लोगों से ज्यादा हासिल कर लिया है, लेकिन इसे अपने सिर पर मत चढ़ने देना। दुनिया तुम्हें आजमाती रहेगी, बेटे, और तुम्हें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत और समझ की जरूरत होगी। रुद्र ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। मैं समझता हूं, दादाजी, मैं तैयार रहूंगा। कल्याण ने संतुष्टि से सिर हिलाया और दरवाजे की ओर मुड़ा। अच्छा, मैं तुमसे नीचे मिलूंगा। अगर मैंने तुम्हें जश्न से दूर रखा तो तुम्हारी मां मेरा सिर खा जाएगी। जैसे ही कमरा फिर से शांत हो गया, रुद्र अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसकी नजरें फिर से क्षितिज पर चली गई। सुबह की रोशनी बदल गई थी, जिससे दुनिया एक नरम, सुनहरी चमक से नहा गई थी।
उसके विचार फिर से भटक गए, इस बार उस जिंदगी की तरफ जिसे वो पीछे छोड़ आया था। तब वो एक अनाथ था जिसका कोई नाम नहीं था। उसका वजूद एक उड़ती हुई परछाई जैसा था, एक ऐसी दुनिया में जो उसके बिना आगे बढ़ गई थी। और जब वो वहां बैठा था, जागीर के अंदर जिंदगी की शांत गुनगुनाहट से घिरा हुआ, रुद्र ने महसूस किया कि एक शांत पक्का इरादा उस पर हावी हो गया है। ये जिंदगी, ये दूसरा मौका उसकी रक्षा करने के लिए था। जो भी मुश्किलें उसका इंतजार कर रही थी, वो उनका सामना उस ताकत और प्यार से करेगा जो इस परिवार ने उसे दिया था। खड़ा होकर उसने दरवाजे की तरफ जाने से पहले क्षितिज पर आखिरी नजर डाली। जश्न का इंतजार था, लेकिन रुद्र जानता था कि ये दिन सिर्फ उसके जन्मदिन से कहीं ज्यादा था। ये उस सफर का सबूत था जो उसने तय किया था, उन रिश्तों का जो उसने बनाए थे, और उस इंसान का जो वो बन रहा था। अब ये उसकी जिंदगी थी और वह इसे पूरी तरह से जिएगा। जश्न की तैयारियां बिना किसी रुकावट के पूरे समर्पण के साथ चल रही थी। फिर भी अभी के लिए रुद्र को वर्तमान में सुकून मिला। उसे यकीन था कि भविष्य जो भी मुश्किलें लाए, वो उनका सामना उन लोगों के साथ करेगा जो सच में उससे प्यार करते थे। और अपनी जिंदगी में पहली बार वो अब अकेला नहीं था। बैंक्वेट हॉल शान शौकत का एक नायाब नमूना था, जिसकी भव्यता उस मौके की अहमियत को दिखा रही थी। क्रिस्टल के झूमरों से कमरे में हल्की रोशनी फैल रही थी, जिससे पॉलिश किए हुए मार्बल के फर्श और बारीक नक्काशी सुनहरी रोशनी में नहा रहे थे। गहरे लाल और शाही सुनहरे रंगों के शानदार पर्दे ऊंची खिड़कियों पर लगे थे, जिनसे चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और कमरे के माहौल में चांदी जैसी चमक बिखेर रही थी। हॉल मेहमानों से भरा हुआ था, जो सबसे सम्मानित परिवारों के सदस्य थे, न सिर्फ इंसानी दुनिया से बल्कि दूसरी जातियों से भी। अमर सिंह, क्रिम्सन, लायनहार्ट, लैंडेल और स्टेला परिवार, हर कोई अपने आप में एक ताकतवर परिवार था, जो इंसानी प्रतिनिधि मंडल में सबसे अलग दिख रहे थे। उनके नेताओं में अधिकार और गर्व झलक रहा था। हर कोई जानता था कि उनका प्रभाव उनकी अपनी दुनिया से कहीं ज्यादा दूर तक फैला हुआ है। टाइटन जाति से स्टॉर्म भाइयों ने सबका ध्यान खींचा। उनके विशाल शरीर और आकर्षक चेहरे साफ पहचाने जा सकते थे। परिया अपने चमकदार पंखों के साथ खूबसूरती से उड़ रही थी, जबकि ड्रैगन अपने इंसानी रूप में एक स्वाभाविक शान बिखेर रहे थे। एल्फ गणमान्य व्यक्ति ऐसे अंदाज में चल रहे थे जो सदियों की समझदारी को दिखाता था, और वैम्पायर दल गहरे रंग की शान में लिपटे हुए पैनी नजरों से सब कुछ देख रहे थे। गठबंधनों और दुश्मनी के हल्के तनाव के बीच माधव वर्मा, रुद्र के पिता, इन सबके केंद्र में खड़े थे। अधिकार और शांत स्वभाव वाले वो कमरे में घूम रहे थे और मौजूद इंसानी परिवारों के मुखियाओं का नापी-तुली विनम्रता से अभिवादन कर रहे थे। लाइनल अमर सिंह, माधव ने अमर सिंह परिवार के मुखिया की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, जो एक प्रभावशाली कद काठी के आदमी थे, जिनके पकते बाल अनुभव की कहानी कह रहे थे। काफी समय हो गया जब हम आखिरी बार मिले थे। लाइनल ने माधव का हाथ मजबूती से पकड़ा। उनके होठों पर एक मुस्कान आई जो उनकी आंखों तक नहीं पहुंची। हाँ माधव, जब कोई जरूरी कामों में व्यस्त होता है तो समय तेजी से बीत जाता है। माधव ने सिर हिलाया। उनकी नजरें स्थिर थी। और अमर सिंह परिवार हमेशा की तरह फल फूल रहा है ना? बेशक, लाइनल ने जवाब दिया। उनके लहजे में गर्व था। हमने ऐसे गठबंधन किए हैं जो हमारी लगातार समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। जैसे ही उनके हाथ छूटे, माधव अगले मुखिया रूफस क्रिम्सन की ओर मुड़े, जो एक आकर्षक आदमी थे, जिनके आग जैसे लाल बाल और तेज नैनंश उनके परिवार की प्रतिष्ठा की तीव्रता को दर्शाते थे। रूफस, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, माधव ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी और लगभग बिना ध्यान दिए ज्यादा गर्म थी। क्रिम्सन और वर्मा परिवारों के बीच एक साझा इतिहास था, जो इंदिरा और कल्याण के बंधन से
और फिर उसके और मीरा के बंधन से मजबूत हुआ था। रूफस ने अपना सिर झुकाया। उसकी आंखों में मजाक की चमक थी। माधव, हमेशा की तरह बेहतरीन मेजबान। मुझे यकीन है कि मीरा तुम्हें हमेशा चौकन्ना रखती होगी। माधव हल्के से हंसा। वो निश्चित रूप से ये पक्का करती है कि जिंदगी कभी बोरिंग न हो। उनकी बातचीत छोटी लेकिन सच्ची थी, जो बाद में हुई बातचीत से बिल्कुल अलग थी। लायनहार्ट परिवार के मुखिया विक्टर नाम के एक सख्त आदमी और लैंडल परिवार की मुखिया सेलिन नाम की एक शांत महिला के साथ बातचीत में औपचारिकता थी। किसी भी परिवार ने उस छिपे हुए तनाव को नहीं छिपाया जो वर्मा परिवार के साथ उनकी बिना कही प्रतियोगिता से पैदा हुआ था। माधव, विक्टर ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, दावत शानदार है। हालांकि मुझे कहना होगा कि इतने सारे लोगों को एक लड़के के जश्न के लिए इकट्ठा होते देखना दुर्लभ है। माधव की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। रुद्र कोई साधारण लड़का नहीं है, विक्टर। जरूर आपने उसकी उपलब्धियों के बारे में सुना होगा। मुझे यकीन है कि आप भी इसीलिए यहां अपनी आंखों से देखने के लिए, क्योंकि आप जैसे ओहदे वाले लोग ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं होते हैं। विक्टर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, लेकिन उसने बस सिर हिलाया। तो एक विलक्षण प्रतिभा। हम देखेंगे कि वो प्रतिभा उसे कितनी दूर ले जाती है। दूसरी ओर सेलिन लैंडल ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। आपके बेटे की उपलब्धियों ने सच में बहुत से लोगों का ध्यान खींचा है, न सिर्फ इंसानों में बल्कि सभी जातियों में। इतने कम उम्र में इतनी शक्ति और अधिकार रखना दुर्लभ है, और मुझे मानना होगा, मुझे ये देखने में उत्सुकता है कि वह और कितना आगे बढ़ेगा। उसने ये शब्द ऐसे कहे जैसे वो सच में ऐसा मानती हो, यहां तक कि खुशमिजाज लहजे में। लेकिन कमरा राजनीतिक और सामाजिक युद्ध के मैदान के अनुभवी दिग्गजों से भरा हुआ था। वे इस बिना कही भाषा को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वे जानते थे कि दोस्ती और शिष्टाचार की ऊपरी परत के पीछे एक तेजी थी। उसकी आवाज की मिठास से कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज का संकेत था। हर शब्द भले ही मीठे ढंग से कहा गया था, उसमें एक छिपे हुए खंजर की शांत ताकत थी। तेज और तैयार, सही मौके का इंतजार कर रहा था वार करने के लिए। माधव ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसके पास उसकी बात मानने और खेलने का कोई कारण नहीं था। यह बातचीत तब तक चलती रही जब तक माधव स्टेलर परिवार के पास नहीं पहुंच गया। परिवार का मुखिया डोरियन कम बोलने वाला आदमी था, लेकिन उसकी तेज नजर बहुत कुछ कह जाती थी। उनकी बातचीत छोटी थी, एक दूसरे की मौजूदगी को बस यूं ही मान लेना। इन मुलाकातों के दौरान माधव शांत रहा। उसे पूरी तरह पता था कि इनमें से कई लोगों के मन में उसके बेटे के लिए बुरी भावनाएं थी। फिर भी आज रात के लिए एक नाजुक समझौता था, जो इस कार्यक्रम की पवित्रता और वर्मा परिवार की ताकत की मौजूदगी से कायम था। जैसे ही मेहमान आपस में घुल मिल रहे थे, एक हल्की घंटी बजी, जिससे कमरा शांत हो गया। सभी की नजरें मीरा की ओर मुड़ी, जो भव्य सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। उसकी चमकदार मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। जब उसने इकट्ठा भीड़ को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। देवियों और सज्जनों, मीरा ने शुरू किया। उसकी आवाज गूंजने वाली फिर भी कोमल थी। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं कि आप इस खास दिन पर अपनी मौजूदगी से हमें सम्मानित किया। आज रात हम न केवल मेरे प्यारे बेटे का जन्मदिन मना रहे हैं, बल्कि अब तक की उसकी शानदार यात्रा भी मना रहे हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसकी आंखें प्यार से चमक उठीं। मुझे उस नौजवान को पेश करने का सम्मान दे जिसने हम सभी को गर्व महसूस कराया है, मेरा बेटा वर्मा रुद्र। जैसे ही उसने उसका नाम पुकारा, सीढ़ियों के नीचे के बड़े दरवाजे खुल गए और रुद्र सामने आया। वो जानबूझकर नपे-तुले कदमों से चला। हर कदम हॉल में ढोल की थाप की तरह गूंज रहा था। उसकी मौजूदगी चुंबकीय थी, शांत तीव्रता का एक शांत तूफान, जिसने बिना एक भी शब्द कहे ध्यान खींचा।
सम्राट का अंदाज की स्किल ने उसे घेर लिया था, जिससे उसकी हर हरकत में ग्रेस आ गया था, जैसे कि वो एक आदमी की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे शासक की तरह चल रहा हो जिसे अधिकार का भार उठाने की आदत हो। उसका ऑरा शांत फिर भी शक्तिशाली बाहर की ओर फैल रहा था, जिससे हवा भी कांपती हुई लग रही थी। रुद्र की आकर्षक विशेषताओं ने तुरंत लोगों को हैरान कर दिया। उसकी रत्न जैसी नीली आंखें अंदर की रोशनी से चमक रही थी, तेज फिर भी शांत आदेश के साथ कमरे को स्कैन कर रही थी। उसका लंबा मजबूत शरीर शाही अंदाज में खड़ा था, जिससे ताकत और लगभग दूसरी दुनिया की हवा निकल रही थी। उसके सफेद बाल चांदनी की रेशमी लटों की तरह लहराते हुए हर हरकत के साथ चमक रहे थे और उनकी अलौकिक चमक देखने वाले हर किसी को मोह रही थी। हर कदम के साथ वो सिर्फ एक जवान आदमी नहीं बल्कि एक बनने वाले सम्राट जैसा लग रहा था। उसकी मौजूदगी शक्ति और किस्मत का एक खामोश वादा बुन रही थी। जैसे ही रुद्र कमरे में दाखिल हुआ, माहौल बदल गया। उसकी मौजूदगी की चुंबकीय शक्ति से भर गया। लड़कियों के एक छोटे से ग्रुप ने एक्साइटेड होकर एक दूसरे को देखा। उनकी तारीफ साफ दिख रही थी। रुद्र वर्मा हमेशा की तरह समझदार सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते ही उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मीरा वर्मा ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे उन्होंने थोड़ी देर के लिए पकड़ा और फिर कमरे में मौजूद लोगों से बात की। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद, उन्होंने कहा। उनकी आवाज स्थिर और दमदार थी। आपकी मौजूदगी से मेरे परिवार और मुझे सम्मान मिला है। जैसे ही वो भीड़ में नीचे उतरे, जो लड़कियां उनकी तारीफ कर रही थी, उन्होंने हिम्मत जुटाई और उनके पास आई। भगवान रुद्र, एक लड़की ने शुरू किया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। आपसे मिलकर बहुत सम्मान मिला। मैंने आपके कारनामों के बारे में बहुत कुछ सुना है। रुद्र ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। आप बहुत दयालु हैं। मुझे उम्मीद है कि दावत आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। एक और लड़की आगे बढ़ी। उसकी आंखें चमक रही थी। भगवान रुद्र, क्या आप पर मिलने वाले इतने सारे ध्यान से कभी थकते नहीं हैं? यकीनन आप जैसा कामयाब इंसान इसे भारी जरूर पाता होगा। रुद्र हल्के से हंसे। उनका अंदाज शांत था। बिल्कुल नहीं। ये जानकर अच्छा लगता है कि मेरे प्रयासों की सराहना की जाती है। जैसे ही लड़कियां उनसे बातचीत करती रहीं, रुद्र को ये हल्की फुल्की बातचीत अच्छी लगने लगी। अपने शांत बाहरी रूप के बावजूद उनके मन का एक छोटा सा हिस्सा उम्मीद कर रहा था कि इन सुंदरियों में से उन्हें कोई ऐसा मिल जाए जो उनके साथ खड़ा हो। इस बीच उनके दोस्त भरत सिंह और स्टॉर्म भाई थोड़ी दूरी से देख रहे थे। उनके हाव भाव में मजाक और मंजूरी का मिलाजुला भाव था। रुद्र के हाथ भरे हुए हैं। भरत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या लगता है उसे आज रात अपना मैच मिल जाएगा? स्टॉर्म भाइयों में से एक रजत कपूर ने कंधे उचकाए। हो सकता है, लेकिन रुद्र को जानते हुए वो पार्टनर चुनने में भी उतना ही सोच समझ कर काम करेगा जितना वो बाकी सब चीजों में करता है। भास्कर राव एक खंभे से आराम से टिके हुए बोले, रुद्र, अगर तुम इसी तरह उन्हें इंप्रेस करते रहे तो तुम हमारे लिए किसी को नहीं छोड़ोगे। रुद्र मुड़ा। उसकी मुस्कान एक सच्ची हंसी में बदल गई। भास्कर, मुझे लगता है कि तुम ठीक से मैनेज कर लोगे। स्टॉर्म भाई, जो सबसे लंबे थे, अपने खास अंदाज में पास आए। शानदार एंट्री, रजत ने कहा। उसकी गहरी आवाज में मंजूरी का भाव था। हमने देखा है कि इस तरह के ध्यान से कमजोर लोग टूट जाते हैं। भास्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने बारी बारी से दोनों से हाथ मिलाया। आप दोनों को यहां देखकर अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी यात्रा ज्यादा मुश्किल नहीं रही होगी। भास्कर ने कंधे उचकाए। रास्ते में कुछ छोटी मोटी झड़पें हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिसे हम संभाल न सके। भरत हंसा। बेशक नहीं, तुम टाइटन्स को अच्छी लड़ाई पसंद है। ग्रुप ने मजाक मस्ती की। उनकी दोस्ती उनकी जाति
और परवरिश में अंतर के बावजूद साफ दिख रही थी। पार्टी शान और भव्यता के साथ आगे बढ़ी। माहौल में दोस्ती और हल्की फुल्की कंपटीशन का मेल था। जैसे ही बैकग्राउंड में स्ट्रिंग चौकड़ी एक सुकून देने वाली धुन बजा रही थी, मेहमान रुद्र के पास आने लगे। हर कोई बारीकी से पैक किए हुए तोहफे लिए हुए था, जो जितनी सद्भावना के प्रतीक थे उतने ही दौलत का दिखावा भी थे। रुद्र इन सब के बीच में खड़ा था, शांत और गंभीर। अपनी सम्राट जैसा व्यवहार स्किल से अभी भी अथॉरिटी का आभास देते हुए उसने हर तोहफे को एक विनम्र मुस्कान के साथ स्वीकार किया। उसके हाव भाव सोचे समझे और शाही थे। उसकी रत्न जैसी नीली आंखें चमक रही थी जब उसने तोहफे देने वालों को विनम्रता से सिर हिलाकर जवाब दिया। हालांकि उसके चेहरे पर कोई सच्ची एक्साइटमेंट नहीं थी। सच तो यह था, रुद्र को इन चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। वो कमरे में मौजूद ज्यादातर लोगों की सोच से भी ज्यादा अमीर था। इन सोने के डिब्बों में रखी दौलत, दुर्लभ कलाकृतियां, अनमोल गहने और गठबंधन के वादे उसके पास मौजूद संसाधनों की तुलना में कुछ भी नहीं थे। फिर भी उसने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। शक्ति और रुतबे के इस जटिल खेल में ऐसे हाव भाव के महत्व को समझते हुए एल्फ जाति की एक महिला ने पन्ने जड़ी एक चांदी की पेटी पेश की और दावा किया कि उसमें बहुत ज्यादा ऐतिहासिक कीमत वाली एक पुरानी एल्फ कलाकृति है। ड्रैगन कबीले के एक दूत ने, जो दूसरों से बहुत लंबा था, एक सजी हुई आग से बनी तलवार दी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह उनके पूर्वजों की आग की लपटों में गढ़ी गई थी। एक वैम्पायर सरदार ने चमकदार गहरे लाल रंग के लिक्विड की एक शीशी दी, जिसके बारे में फुसफुसाया गया कि ये एक दुर्लभ चीज है जो माना फ्लो को बढ़ा सकती है। हर तोहफा तारीफ के शब्दों और कृपा पाने की उम्मीद के हल्के इशारों के साथ पेश किया गया। रुद्र ने उन सभी को उसी सधे हुए अंदाज में स्वीकार किया। धन्यवाद, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, फिर भी इतनी गर्म थी कि कृतज्ञता का भ्रम बना रहे। वो जानता था कि उनके प्रयासों को सीधे सीधे खारिज करना सही नहीं होगा। ऐसे काम, चाहे वे उसे कितने भी मामूली क्यों न लगे, उनकी दुनिया के राजनीतिक जाल में मायने रखते थे। बिना समझे लोगों को उसका शांत स्वीकार करना उदासीन लग सकता था, लेकिन जो लोग रुद्र को समझते थे उनके लिए यह साफ था कि उसका शांत स्वभाव जानबूझकर था। विनम्रता और शांत प्रभुत्व का एक शानदार मिश्रण। यहां तक कि जब मेहमान आपस में फुसफुसा रहे थे, तोहफों की कीमत और उनके मतलब के बारे में अंदाजा लगा रहे थे, तब भी रुद्र शांत स्वभाव की एक अटूट मूर्ति बने रहे। जैसे जैसे तोहफा देने वालों की लाइन कम होती गई, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तोहफों में दिलचस्पी के कारण नहीं, बल्कि मौजूद लोगों द्वारा किए गए प्रयास को हल्के से स्वीकार करने के तौर पर। रुद्र के लिए यह दिखावा भौतिक लाभ के बारे में कम और गठबंधनों, दुश्मनी और शांत संघर्षों की इस जटिल दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के बारे में ज्यादा था। रात रुद्र के चारों ओर शांत सम्मान के माहौल में जारी रही। उसकी कदकाठी और शालीनता ने समान रूप से प्रशंसा और ईर्ष्या को आकर्षित किया। फिर भी अपने अंदर वो अलग रहा। उसका मन उन चमचमाते खजानों से कहीं ज्यादा बड़ी बातों पर लगा हुआ था, जो अब उसके पैरों के पास ढेर थे। लेखक का नोट: मैं आधिकारिक तौर पर इस आर्क के खत्म होने की घोषणा करता हूं। दुनिया के एक दूर कोने में, दुश्मनों की पहुंच से अछूते एक आयाम में, हवा भी एक ऐसी शक्ति से कांप रही थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। यहां जगह और समय की सीमाएं सिर्फ मौजूद नहीं थी, वे खुद ही मुड़ रही थी और आपस में मिल रही थी, जैसे कि असलियत खुद उन जीवों की जबरदस्त मौजूदगी के आगे झुक गई हो जो इसे अपना घर कहते थे। अस्तित्व का ताना बाना ही कांपता हुआ लग रहा था, जो इतनी गहरी शक्तियों से बंधा हुआ था कि प्रकृति के नियम भी मानो समर्पण में झुक गए थे। इस जगह का हर कण एक ऐसी ऊर्जा से गूंज रहा था जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को खत्म कर सकती थी जिसने इसे चुनौती देने की हिम्मत की हो।
ये उन शासकों की अटूट शक्ति की लगातार याद दिलाता था जो यहां रहते थे। इस पवित्र जगह में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं थी, घुसपैठ के लिए कोई जगह नहीं थी। बस प्रभुत्व और नियंत्रण का एक जबरदस्त माहौल था। हवा घनी और बेचैन करने वाली शांत थी। एक गहरी चुप्पी ने जगह को कफन की तरह ढक रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय खुद थम गया हो। उन लोगों के आने की बेचैन उम्मीद में अपनी सांस रोके हुए था, जिनकी मौजूदगी अस्तित्व की नींव को हिला देगी। हर जीवित चीज, हर हलचल श्रद्धा में रुकी हुई लग रही थी। एक ऐसे पल में फंसी हुई थी जहां दुनिया खुद उन घटनाओं के सामने आने का इंतजार कर रही थी जो किस्मत का रास्ता बदल देंगी। ये जगह कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक तटस्थ जमीन थी, एक प्राचीन पवित्र मैदान जहां कोई गठबंधन, कोई संघर्ष, कोई गुट घुसपैठ नहीं कर सकता था। यहां सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित व्यक्ति जो शक्ति के शिखर पर खड़े थे, दूसरों की पहुंच से परे, अपनी दुनियावी सीमाओं की रुकावटों के बिना मिल सकते थे। ये एक ऐसी जगह थी जो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनकी ताकत इंसानी दुनिया तक सीमित नहीं थी। एक ऐसी जगह जो नीचे की दुनिया को चलाने वाली छोटी शक्तियों से अछूती थी। यहां एक जबरदस्त शांति का एहसास था, जैसे कि हवा में ही शक्ति का भार भरा हुआ हो। एक अदृश्य शक्ति जो वातावरण में भारीपन लिए हुए थी। इन जीवों की सिर्फ मौजूदगी, जिनकी क्षमताएं प्रकृति के नियमों को चुनौती देती थी, माहौल में झटके भेज सकती थी, उनके आसपास की हवा को बिगाड़ सकती थी, वातावरण में ऐसी लहरें पैदा कर सकती थी जो इंद्रियों को झुका देती थी। उनके पैरों के नीचे की जमीन अनिच्छा से आज्ञा मान रही थी, जैसे कि वह अपने रहने वालों की अथाह शक्ति को पहचानती हो। जिस हॉल में वे थे वो एक विस्मयकारी अनंत विस्तार था। बिना दीवारों, बिना सीमाओं वाली एक जगह, आयामों के बीच लटका हुआ एक अलौकिक शून्य। ये कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि हकीकत की बनावट में गढ़ी गई एक मीटिंग की जगह थी जो समय और जगह की हद से परे मौजूद थी। इसकी सीमाएं बिना आकार की थी। इसके आयाम एक सपने की तरह बदलते रहते थे, जिससे अंदर आने वाले लोग अपनी इंसानी सीमाओं को पीछे छोड़कर एक ऐसी दुनिया में रह सके जहां सिर्फ बहुत ज्यादा ताकतवर लोग ही टिक सकते थे। यहां ताकत सिर्फ एक गुण नहीं थी, ये एक ऐसी शक्ति थी जो उस जगह के हर एटम, हर मॉलिक्यूल में गूंज रही थी और उसे एक ऐसी आभा से भर रही थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। उनके पैरों के नीचे की जमीन ऊर्जा से धड़कती हुई लग रही थी, जैसे कि वह भी उनकी मौजूदगी का भार महसूस कर रही हो। इस पवित्र जगह पर उठाया गया हर कदम हवा में कंपन पैदा कर रहा था। हर हरकत दूसरी दुनिया पर अपने प्रभुत्व की घोषणा थी। ये एक ऐसी जगह थी जो सिर्फ उन्हीं को संभाल सकती थी जिन्होंने अपने अस्तित्व की सीमाओं को पार कर लिया था। एक ऐसी जगह जहां शक्ति सिर्फ किसी मकसद को पाने का जरिया नहीं थी, बल्कि खुद ब्रह्मांड की नींव थी। यहां इकट्ठा होना अपने आप में एक घटना थी, ऐसे जीवों का मिलन जिनकी काबिलियतें हकीकत को आकार देती थी, जिनके हाथों में दुनिया की किस्मत थी। इस जगह पर सबसे बड़ी शक्तियां बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के मिल सकती थी, क्योंकि वे अछूत थी। वे दुनिया के शासक थे और यहां शक्ति के इस पवित्र स्थान में कोई भी उनके शासन को चुनौती नहीं दे सकता था। जैसे ही प्रतिनिधि पहुंचे, उनकी आभा एक साथ चमक उठी। शक्ति का एक जबरदस्त सैलाब जो एक तूफान की तरह हवा में लहरों की तरह फैल गया। उनकी मौजूदगी की जबरदस्त तीव्रता ने हकीकत की बनावट को ही बिगाड़ दिया। एक ऐसा दबाव जो इतना महसूस होने वाला था कि वो कमजोर जीवों को अपने सामने सिर्फ परछाई बना सकता था। माहौल घना हो गया, जैसे कि कमरा खुद उस कच्ची शक्ति के जवाब में पीछे हट गया हो। उनकी हर ऊर्जा आपस में मिल रही थी और टकरा रही थी, जिससे एक जबरदस्त गूंज पैदा हो रही थी जो पूरी जगह में गूंज रही थी। उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी
और हवा खुद उनकी सामूहिक शक्ति के भार से गूंज रही थी, जो उनके अपने अपने क्षेत्रों में सभी जीवों पर उनके प्रभुत्व की एक साफ घोषणा थी। ये एक याद दिलाना था कि वे सिर्फ शासक नहीं थे, बल्कि अपनी जातियों की ताकत और गौरव के जीवित प्रतीक थे। उनमें से हर कोई एक बिना कही समझ के साथ अंदर आया। ये शब्दों की जगह नहीं थी, बल्कि मौजूदगी की, शक्ति के सूक्ष्म आदान प्रदान की और उनकी विरासत के भार की जगह थी। वे एक दूसरे से बात करने के लिए यहां नहीं थे। नहीं, ये मुलाकात शिष्टाचार या राजनीतिक दामपेंच के आदान प्रदान के लिए नहीं थी। वे यहां कुछ ज्यादा जरूरी बात पर चर्चा करने आए थे, कुछ ऐसा जो दुनिया को और आगे बढ़ा सकता था। सबसे पहले आगे बढ़ने वाले ड्रैगन प्रतिनिधि थे, जो बेकाबू शक्ति और प्राचीन जादू के प्रतीक थे। ड्रैगन कबीले का ड्रैगन राजा ईशान देवदत्त एक बहुत ही प्रभावशाली शख्सियत थे, जो स्केल के एक चोगे में लिपटे हुए थे, जो उस आयाम की हल्की रोशनी में पिघले हुए लावा की तरह चमक रहा था। जैसे ही वो अंदर आए, उनके विशाल और प्रभावशाली पंख फैल गए, जिससे एक ऐसी परछाई बनी जो अनंत तक फैली हुई लग रही थी। उनकी लंबी सांप जैसी पूंछ हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे वो खामोशी की मांग कर रही हो। उनकी ड्रैगन जैसी आंखें एक शाश्वत लौ से जल रही थी, जो एक ही नजर से सबसे जिद्दी दुश्मनों को भी जलाकर राख करने में सक्षम थी। ईशान को एम्बर मोनार्क के नाम से जाना जाता था। आग के जादू पर उनका नियंत्रण बेजोड़ था। तत्वों में हेरफेर करने की उनकी शक्ति लगभग भगवान जैसी थी। उनकी मौजूदगी से ही कमरा इतनी तीव्रता से भर गया था कि हवा भी कांपने लगी थी। उनके बगल में खड़े थे दर्शन देवदत्त, उनके छोटे भाई, एक ड्रैगन जिसके पंखों पर उनके कबीले की वंश परंपरा के प्राचीन प्रतीक बने हुए थे। दर्शन अपनी विनाशकारी जादू की महारत के लिए जाने जाते थे। उनका आग का जादू न केवल शक्तिशाली था, बल्कि अपने आसपास की दुनिया के मूल स्वरूप को बदलने में भी सक्षम था। हालांकि ईशान के भाई थे, दर्शन को सिर्फ परछाई नहीं माना जाता था। वो अपने आप में एक ताकत थे जिससे निपटना आसान नहीं था। फीनिक्स डोमेन का प्रतिनिधित्व अरुणेश अग्नि कर रहे थे। फीनिक्स राजा, जिनकी आग जैसी उपस्थिति हवा को भी जला सकती थी। उनके पंख हजार सूर्यों की तीव्रता से जल रहे थे, जो आग और पुनर्जीवन पर उनके बेजोड़ नियंत्रण का प्रतीक थे। उनके बगल में खड़ी थी वैदेही अग्नि, फीनिक्स रानी, जो अपने उपचार और आग के जादू में महारत के लिए जानी जाती थी। कभी एक भयंकर योद्धा रही, वो एक शानदार रणनीतिकार बन गई थी। उनकी आभा से शक्ति और ज्ञान झलक रहा था, जो अरुणेश की ताकत को अपने आग जैसे दृढ़ संकल्प से पूरा कर रही थी। बड़ा हॉल शांत था। हवा में एक साफ तनाव था, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग इकट्ठा हुए थे। हर कोई पूरी जातियों और विरासत का बोझ उठाए हुए था। माहौल लगभग दम घोंटने वाली तीव्रता से भरा हुआ था, जैसे कि खुद जगह इन प्राचीन जीवों की जबरदस्त मौजूदगी के आगे झुक गई हो। इकट्ठे हुए लोग अपने शानदार ऑरा में लिपटे हुए, हर कोई एक अनोखी ऊर्जा बिखेर रहा था, जो आरामदायक और डरावनी दोनों थी। वे चुपचाप बैठे थे। लंबी मेज पर हर सीट पर महान कुलों का एक प्रतिनिधि बैठा था, जिनकी वंश परंपरा हजारों साल पुरानी थी। जाति के मुखिया अपने ऊंचे सिंहासनों पर बैठे थे। हर कोई अपनी शक्ति का एक स्मारक था, और उनकी आवाजें उन सभी के दिमाग में गरज की तरह थी, जिन्होंने सुनने की हिम्मत की। कोई शिष्टाचार की बातें नहीं हुई, कोई फालतू शब्द नहीं। ये बेकार की बातों के लिए जगह नहीं थी। वे यहां एक खास मकसद के लिए थे, और वे उस तक पहुंचने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। हॉल के बीच में टाइटन जाति का मुखिया गौरव शैलेंद्र खड़ा था। उसका अस्तित्व ही उसके आसपास की हवा को मोड़ रहा था। उसकी त्वचा ग्रेनाइट जैसी थी, और उसकी आंखें पहाड़ों की शक्ति से चमक रही थी। जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, कमरा कांपने लगा।
उसकी आवाज एक गहरे भूकंप की तरह गड़गड़ा रही थी। हर शब्द अपने आप में एक शक्ति था। मैं टाइटन जाति के चैंपियन तरुण शैलेंद्र को पेश करता हूं। गौरव ने घोषणा की। उसकी गहरी आवाज हॉल में गूंज रही थी। हालांकि वो जवान है, लेकिन धरती पर उसकी महारत और उसकी जन्मजात ताकत हमारे सबसे महान योद्धाओं से भी ज्यादा है। अब समय आ गया है कि वो हमारे लोगों को अगले युग में ले जाए। उसके हाथ की एक ही लहर ने उसके आसपास की हवा को नियंत्रित कर लिया और आसपास की जगह उसकी इच्छा के अनुसार मुड़ गई। उसकी नजर पूरे कमरे में घूमी, जैसे किसी को भी अपने चैंपियन की ताकत पर सवाल उठाने की हिम्मत करने के लिए चुनौती दे रही हो। इसके बाद हवा में अलौकिक ऊर्जा की चमक आई जब ड्रैगन जाति के राजा ईशान देवदत्त ने बात की। उसका रूप देखने में लगभग बहुत ज्यादा चमकदार था। उसकी आंखों में आग ड्रैगनों की अमरता के साथ झिलमिला रही थी। उसकी आवाज तूफान की दूर की गर्जना जैसी थी। उसके शब्दों में सदियों का वजन था। उसका ऑरा वास्तविकता के ताने बाने को प्रभावित कर रहा था। हवा और गर्म हो गई और जलती हुई लपटों की आवाज हवा से ही आती हुई लग रही थी। ड्रैगन्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिसे चुना गया है वो कोई और नहीं बल्कि कार्तिकेय देवदत्त है। ईशान की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी।